So now, as far as the chapter of agriculture is concerned, now today we are going to discuss the last part of the chapter, that is technological and institutional reforms. Now, as far as this is concerned, technological and institutional, while I had shared with you the one article from the Tribune regarding the pulses, that time in that article, if you have read, I had highlighted some points for you. So in those points, they were very clearly mentioning that before we asked the farmers to take up rotation of crops. Now rotation of crops means that suppose let's take example of Punjab. तो अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम कोई रोटेशन करें, तो उस रोटेशन का मतलब है कि अगर पैडी जो है वो ऐसा क्रॉप है जो ज्यादा पानी कंज्यूम करता है, तो उसके बदले में कुछ हमें ऐसा क्रॉप यूज करना है, ग्रो करना है फार्मर्स को, जिसकी वाटर कंजम्पशन कम हो एज कंपेयर टू पैडी। क्लियर? अगर फार्मर्स अपने आप ही डिसाइड करते हैं, दे माइट नॉट बी एबल टू गेट अ सूटेबल ऑप्शन, दे माइट नॉट बी वेरी क्लियर। सो हियर कम्स द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन, कि जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, क्लियर, what they need to do is they need to research, they need to find out, clear, create such varieties of rice also which requires less water. And on the other hand, if we are asking the farmers to take up rotation, तो rotation के लिए हमें उन्हें बताने पड़ेंगे कि which are the right crops which can be grown in the soil which is available in Punjab. So here the concerned officers, the concerned institutions, the agricultural scientists, clear, and the government. हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो हमने कमीशंस के थ्रू हमने करवाई, हमने सोच लिया, बट हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया एट द गवर्नमेंट लेवल। तो जब हम टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं कि एक तरफ तो हमने रिसर्च करवा ली, ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही हमने 10 साल लगा दिए। वी हैव टेकन अ वेरी लॉन्ग टाइम। तब तक क्या हुआ, उन 10 सालों में वहां पर कुछ और एडवांसमेंट होगी टेक्नोलॉजी में एज फार एज एग्रीकल्चर वाज कंसर्न। तो वो जो हमारी इम्प्रूवमेंट की होती है, जो हमने कोई कमीशन अपॉइंट किया था इन सब चीजों को देखने के लिए, तो वो हमारा ऑलमोस्ट क्या होता है, वो इनइफेक्टिव हो जाता है। इनइफेक्टिव का क्या मतलब है, क्यों? क्योंकि हमने उसको टाइमली अपॉइंट कर दिया, बट हमने उसको इम्प्लीमेंट टाइमली नहीं किया। सो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल मीन्स दैट व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, जब उस समय की नजाकत को समझते हुए जो हमें चेंजेस जब करने चाहिए, वी मस्ट, so that the advantage can be gained at that time. Clear? So in that the sustained use of land without compatible techno-institutional, compatible का क्या मतलब होता है? Suitable. I am reading on page number 42, okay, under the heading technological and institutional reforms. So जब तक जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, कंपैटिबल का मतलब होता है सुटेबल टू व्हाट वी वांट टू डू। टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। हिंडर्ड क्या मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी वे में रुकावट पे करना। अब जैसे हम रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर्स बनाते हैं ना, बाय टू हिंडर द स्पीड, कि एकदम स्पीड से कहीं से जो व्हीकल्स ना निकले, तो वी गिव द स्पीड ब्रेकर्स टू हिंडर द ब्रेक, उसको रोकने के लिए, स्पीड को कम करने के लिए, फॉर अ प्रिकॉशनरी सेक हम ये करते हैं काम। सो आगे इसके नीचे उन्होंने यही दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 60%, बट हम इकोनॉमिक्स में अब इसको पढ़ ही चुके हैं प्राइमरी सेक्टर के अंडर, कि नो डाउट एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 60 और 60% और स्लाइटली लेस देन 60%, बट इसका जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज गेटिंग डिक्रीज्ड। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। अब रीजन उसका यही है कि जो इनपुट है वो बढ़ती जा रही है, बट विद द आउटपुट बीइंग अनसर्टन स्टिल। अनसर्टन स्टिल का क्या मतलब है
कि अभी तक भी, ठीक है, हमारी जो एग्रीकल्चर है दैट्स नॉट हाईली मैकेनाइज्ड and we still have a large number of farmers who are small and marginal and are dependent on nature for agriculture. Clear? Next is institutional reforms, now on page number 43. Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperation and abolition of zamindari system, etc. were given priority to bring about institutional reforms. तो कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारी सोसाइटी में एग्रीकल्चर में चल रही थी. सो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो इन चीजों को खत्म करने की पहल दी गई. प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है? पहल दी गई कि हम अब इन चीजों को खत्म करें. उसमें एक वन ऑफ दोज वाज जमींदारी सिस्टम, एंड वी नो दैट हाउ द लैंडलेस वर्कर्स इन द फील्ड्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द लैंडलॉर्ड्स. नेक्स्ट इज next paragraph. The laws of the land reforms were enacted, but the laws of implementation was lacking and lukewarm. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने लॉज तो बनाए हैं, बट यहाँ उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, या इट वॉज ल्यूकवॉर्म. ल्यूकवॉर्म का क्या मतलब होता है? कि अ वेरी हाफ हार्टेड अटेम्प्ट टू डू समथिंग. जैसे हम होते हैं ना, वाटर इज वेरी हॉट, वाटर इज वार्म, वाटर इज ल्यूकवॉर्म. ठीक है, ना वो ज्यादा गर्म है ना वो ज्यादा ठंडा है, कोसा सा पानी है जिसको हम कहते हैं ना. तो lukewarm का क्या मतलब है? When we are using as far as response is concerned, it means that the government or the concerned institutions have given a very half-hearted attempt to implement those laws regarding agriculture. Next is the green revolution based on the use of pack टेक्नोलॉजी. अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि व्हाट वाज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया, स्पेशली ऑन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा वेयर green revolution was implemented first of all. Next is the, now what provisions have been made, come a little below that and see in the same paragraph, second paragraph. Therefore, in the 1980s and 1990s, okay, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms, provisions for crop. अब उसमें क्या किया, क्या इंट्रोड्यूस किया उस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में? क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज. जैसे हम अपनी कार इंश्योरेंस कराते हैं, हाउस की इंश्योरेंस कराई होती है हमने, खुद की भी करवाई होती है ना, अपनी भी LIC इंश्योरेंस हमने करवाई होती है. तो सिमिलरली क्रॉप इंश्योरेंस. क्लियर? अगेंस्ट फायर एंड डिजीजेस. और क्या किया? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some of the important steps in this direction. अब हम जब आगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फार्मर्स को लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना क्यों जरूरी है. Next is, you can underline this for MCQ, Kisan Credit Card, KCC and Personal Accidental Insurance Scheme. Underline both these for MCQ. Are some other schemes introduced by the government of India for the benefit of the farmers. Moreover, special weather bulletins and agriculture. तो हमारे कई आजकल टीवी पे हमारे कई चैनल्स भी हैं जो फार्मर्स को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि what is new in the field of agriculture. Clear? What is the scene coming next? What problems they can grow? What problems they can face in growing a particular crop, etc. Next is Bhudan Gramdan. Bhudan Gramdan is, as you the name itself tells, भू हम किसको कहते हैं? धरा, धरती को. Okay.
So this you can just read and you should know the definition. आपको इतना पता होना चाहिए कि भूदान किसको कहते हैं और ग्रामदान किसको कहते हैं. Otherwise generally independently आपको इसमें से question नहीं आएगा, पैराग्राफ फॉर्म में आ जाएगा, तो you can read and understand. अगर किसी को कोई difficulty होगी तो you can ask in the class. I'll tell. Next is the contribution of agriculture to the national economy, employment and output. तो जो कंट्रीब्यूशन है हमने जीडीपी में, अभी हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है उसमें हमने देखा है. तो उसमें हमने देखा है कि चाहे एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर की ज्यादा है बट उसकी contribution to the GDP is less of the primary sector. Okay, so what happens that as a result of it the tertiary sector की जो contribution है वो ज्यादा increase हो जा रही है, but जो हमारे अपने इसकी एग्रीकल्चर सेक्टर की है चाहे वो ज्यादा लोगों को क्या है वो दे रहे हैं ऑक्यूपेशन, बट कॉन्ट्रीब्यूशन some network issue is there, that is why some disconnecting is there. So anyway, I'm continuing. So what we need to do is we need to work towards improving the agriculture. Now next is food security. Food security आज किसी new books में food security नहीं दी हुई है, but आपने 9th standard में food security पढ़ी है. Clear? So food security के चल आपको इसके meaning clear होना चाहिए कि what is food security, right? And how it is important. हमने किया है ना, इसके 3 important components हैं. Clear? Right. So I was telling you that food security, maybe in some books this topic is not there, but otherwise this topic you should understand it. Maybe this time they have not included in the text part, but food security you have studied in 9th standard. तो अगर हमें पता भी है food security क्या है तो there is no harm. ठीक है, तो food security की definition आपको पता होनी चाहिए, and we must know that the how government कहाँ से procure करती है, FCI से. ठीक है, FCI से it takes the food grain, और FCI कहाँ से लेती है, they take from the farmers. All right. Now next is topic is about impact of globalization on agriculture. Impact of globalization on agriculture का क्या मतलब है कि जो all over the world interconnecting of countries and economies में जो डिफरेंस आया है, अब डिफरेंस आया है तो अब क्या हो रहा है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका कंपैरिजन, it is not okay in the 9th standard, right? So food security anyway कोई बात नहीं, फिर सेपरेटली मैं करवा दूंगी. Otherwise अभी भी इन्होंने in 10th standard in the new books food security is not given in some new books. Clear? अगर आपके 9th स्टैंडर्ड की बुक है नहीं भी है तो आप जब भी फ्री होगे कभी भी किसी टाइम यू कैन रीड अबाउट फूड सिक्योरिटी. इज इट क्लियर? जहां जब हम ये एग्रीकल्चर के चैप्टर की रिवीजन करेंगे तो तब हम फूड सिक्योरिटी के बारे में डिटेल में थोड़ा सा और बता दूंगी आपको. सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट. सो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. तो अब क्या हो गया है, ग्लोबलाइजेशन होने के कारण हमारे पास जो कंपैरिजन है दैट इज अक्रॉस द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Suppose we want to export wheat or rice from India, because we are talking about agriculture, so we will talk about agricultural products. तो हम ये चीजें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफर है एक्सपोर्ट करने का, कोई कंट्री तभी उसको एक्सेप्ट करेगी जब वो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे दैट विल वर्क आउट. अब क्या प्रॉब्लम होती है, बिकॉज there are many different kinds of chemical insecticides and pesticides which we use in India which are otherwise banned all over the world. वो दूसरे वर्ल्ड की कंट्रीज में बैंड हैं
बट इंडिया में यूज होते हैं. So when we are exporting, clear, so when there is a check on these, तो अगर इन पेस्टिसाइड्स जहाँ ऐसे वाले जो भी इंसेक्टिसाइड्स हैं, अगर इनके ट्रेसेस जो हैं हमारे कहीं भी फूड आर्टिकल्स पे मिल जाते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो कंसाइनमेंट होती है, कंसाइनमेंट इज जो मर्केंडाइज हमने कहीं से एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजा होता है, वो रिजेक्ट हो जाता है फिर हमारा. क्लियर. तो इम्पैक्ट, इट मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन के चलते अगर हम चाहते हैं कि अपनी इकोनॉमी को हम एनहांस करें, इकोनॉमी को एनहांस का मतलब है कि हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, दे मस्ट बी ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, देन ओनली दोज कैन बी सोल्ड. जैसे हमारे पहले क्या था, पहले हम क्या स्पाइसेस वी यूज टू एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तब चाहे हमने, मैंने आपको बताया था कि हम इसको ग्लोबलाइजेशन नहीं बोलते थे, वी वर नॉट यूजिंग द टर्म ग्लोबलाइजेशन, बट it was the sale of spices in different parts of the world that the Britishers and East India Company came to India, clear, to do trading in spices. So spices is also an agricultural product. Okay, so impact of globalization means now we have to compete with our products with the other countries of the world. Therefore, the farmers in India also have to follow those international standards which have been implemented before they can take contracts or export agricultural products to the other countries. हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल टिंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, बिकॉज इन इंडिया there is a large variety of different kinds of vegetables and fruits which are grown. हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, एंड टिंड फूड होता है जैसे जो फूड ज्यादा देर के लिए हम प्रिजर्व कर लेते हैं, कुछ होता है फ्रेश, जैसे आजकल आप पैक्ड मटेरियल खरीदते हो ना, फ्रोजन पीस खरीदते हो, तो इसी तरह हर तरह का फ्रूट, पियर्स, मैंगोज, चेरीज, पाइनएप्पल, ये भी हमें सारा प्रिजर्व्ड एंड टिन्ड मिलता है. तो ये भी इंडिया से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रिजर्व्ड फूड्स भी, टिन्ड फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं. पोटैटो ऑल्सो, पोटैटो को भी हम टिन्ड फ्रूट उसमें फूड्स में एक्सपोर्ट करते हैं. तो ये सारी चीजें हम तभी एक्सपोर्ट करके अर्न कर सकते हैं when they will meet the international standards. So for that we need to bring improvement in the basic infrastructure. हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो हमारे अदर फर्टिलाइजर्स हैं, they should be of that international standard. We should not use inferior quality products so that they leave traces. अब आप देखो हमारा जो फ्रूट्स होते हैं, जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें डिसकलरेशन जो होती है कितनी जल्दी हो जाती है. इट मीन्स दैट देयर आर सो मेनी केमिकल्स विच आर यूज्ड टू, इनको राइप करने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो अनएथिकल होते हैं. समवेयर और द अदर द केमिकल विच इज यूज्ड टू प्रिजर्व द डेड बॉडीज, ठीक है, मॉर्चरी में डेड बॉडीज रख देते हैं ना, उनको प्रिजर्व कर लेते हैं समटाइम्स बिकॉज the cremation is delayed. Somewhere or the other it has been found that there are certain traces of those kinds of chemicals also in our food products. उनको राइप करने के लिए, ज्यादा देर के लिए प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, उनकी शेल्फ लाइफ इलीगली उनकी इंक्रीज करने के लिए, like we have gone to the level of using those chemicals also in our edible products. So you see that when such things happen, obviously that we are not able to gain at the international level. We naturally will lose our exports at the international level. So impact means that if we want that our contribution of agriculture in the GDP should improve,
it should increase, then it means that we need to make technological तो है, but institutional changes उनमें हमें करने की जरूरत है, so that कि हमारे जो products हैं they are sold all over the world without any rejection. Clear? So let's see here. And then is one on page number 47. Page number 47 पे देखो. Today Indian agriculture finds itself at crossroads. Crossroads का मतलब होता है कि एक चौराहे पे हम खड़े हैं, ठीक है. हमारा जो है एग्रीकल्चर भी हम कर रहे हैं, बट हमारी जो एग्रीकल्चर है वो इतनी एडवांस्ड नहीं है. To make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to the improvement in the condition of marginal and small farmers. Thrust, proper thrust का क्या मतलब होता है कि जहां जरूरत है रिफॉर्म्स करने की, हमें फोकस करना है, उस एरिया में फोकस करना है. But today it is under controversies. It is due to problem of network, it's getting disconnected. So I'll just conclude this, that we were reading about that now there are certain hybrid qualities of seeds and fruits, that is we try and improve. But जब हम natural चीजों को छोड़ के artificial की तरफ चलते हैं, it means that we are trying to produce something clear artificially. So that thing does not have the same effect which the other might have, which is a natural product. Next is that organic farming. That is good. That is, we must move towards organic farming, because we should not take help of too much of chemical fertilizers. No doubt ये time तो लगेगा, production इसमें slow हो जाएगी, कम भी हो जाएगी, output कम भी हो जाएगी, but over the years it will be all right. तो हमें ज्यादा से ज्यादा organic farming के साथ जो method connected हैं वो हमें adopt करने चाहिए. Otherwise, like we should grow those crops जिससे हमें ज्यादा benefit हो. And in the last chapter, paragraph, they have given the example that the Indian farmers should diversify their cropping pattern from cereals to high value crops. This will increase income and reduce environmental degradation simultaneously. इसी में तभी तो मैंने कहा है कि आपको बताया है कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस का बहुत रोल है कि वो प्रॉपरली इसको रिसर्च करें, देखें और फिर फार्मर्स तक पहुंचे कि व्हाट एग्जैक्टली does we or what we want. And they have given the example of one plant, that is biodiesel crops like Jethrofa and Jojoba needs much less irrigation, and they can be very profitable for the farmers, that they help us to produce biofuels, and these biofuels are non-toxic. जैसे आजकल हम तभी व्हीकल्स का कहते हैं ना कि व्हीकल्स लीड टू टू मच पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन करती हैं. So these are biodegradable also, and these are non-toxic. So हमें ऐसी varieties जो है crops में shift करनी है, which are more profitable as far as money is also concerned. The farmers are not dependent on the race, and they do not suffer losses. Clear? So this is about the chapter. And next, if you have doubt, if you have not understood something, then you can ask.